क्वेश्चन लिखो पहले, अच्छा क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन लिखो, बोले तो पहला क्वेश्चन लिखो। भारत की संविधान सभा का गठन, भारत की संविधान सभा का गठन ब्रिटिश संसद द्वारा, भारत की संविधान सभा का गठन ब्रिटिश संसद द्वारा गठित, भारत की संविधान सभा का गठन ब्रिटिश संसद द्वारा गठित संविधान सभा की सिफारिशों पर, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों, ब्रिटिश संसद द्वारा गठित कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर किया गया था, किया गया था। ऐसे में भारतीय संविधान सभा की, ऐसे में भारतीय संविधान सभा की वैधता को, भारतीय संविधान सभा की वैधता को स्पष्ट कीजिए, भारतीय संविधान सभा की वैधता को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन को क्या, मतलब जो हमारी संविधान सभा थी उसका गठन किसने किया था? ब्रिटिश संसद के द्वारा ये मिशन मिल जाएगा, कैबिनेट मिशन, उसकी सिफारिश पर किया गया। जब बाकी के जैसे कानून ब्रिटिश संसद बना रही है, ऐसे कैबिनेट मिशन भी ब्रिटिश संसद में बना रहा। तो कुछ आलोचक कहते हैं कि ये संविधान सभा ब्रिटिश संसद से काफी प्रेरित है, तो इसकी वैधता को आपको बताना किस तरीके से वैध है हमारे लिए, जो संविधान बनाया उसके लिए किस तरीके से वैधता के रूप में काम होती है। तो इसके लिख लाना, कोशिश करना कि शब्द आपने 200 सवा 200 तक लिमिटेड रहे, लिखने की कोशिश करना, अगर थोड़ा सा बढ़ भी जाए तब भी कोई बात नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाए तब भी कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन और लिख लो, ये क्वेश्चन और लिख लो। संविधान सभा के गठन से पूर्व, संविधान सभा के गठन से पूर्व जितनी चुनौतियां, संविधान सभा के गठन से पूर्व जितनी चुनौतियां मौजूद थी, जितनी चुनौतियां मौजूद थी उससे कहीं ज्यादा चुनौतियां, उससे कहीं ज्यादा चुनौतियां उसके कार्य संचालन में थी, उसके कार्य संचालन में थी। स्पष्ट कीजिए। दूसरे में आपको क्या लिखेगा? संविधान सभा की पहले की चुनौतियां बतानी है, जब संविधान सभा की गठित हो रही उससे पहले की थोड़ी चुनौतियां बतानी है, और उसके बाद की चुनौतियां बतानी, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इनको कैसे करके टैकल किया गया, हैंडल किया गया लोगों को गढ़, तो ये बताना, लिखने की कोशिश करना। चाहे तो लिख के अगर ये दूसरे से दिखाना चाहे हमें निकालना, हम थोड़ा बता देंगे किस तरीके से अपने अपन लिख के देंगे। लेकिन कल हम लोग, कल आप लोग का एक डाउट था, आपने स्टेट को डिफाइन किया था कि इसकी डेवलपमेंट टेरिटरी होनी चाहिए, ऑपरेशन होनी चाहिए, इसमें गवर्नमेंट होनी चाहिए और सोवरेनिटी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से सोवरेनिटी से उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की कहना है तो उसके गवर्नमेंट क्या है? नहीं, जैसे गवर्नमेंट है हमारी, गवर्नमेंट उस स्टेट का दिखने वाला रूप है। जैसे हम जो कह रहे हैं, एक है हमारा राज्य, एक हमने कह दिया राज्य, और ये हम कह रहे हैं सरकार, गवर्नमेंट। तो ये राज्य हमको दिखेगा नहीं कहीं, ये राज्य को दिखेगा नहीं, ऐसे करके मान लिया ऐसा करके भारत बना लिया, ये हमने ऐसे करके ये भारत बना लिया, ये हमने ऐसा करके भारत बना लिया। इसलिए तो हमें सीमा इसकी दिख रही है, तब तो हमें दिख रहा है कि ये हमारा भारत है, ये हमारा स्टेट है, जिसको पॉलिटिकल साइंस। लेकिन अगर इसकी सीमाएं अगर हम थोड़ी तो बढ़ा लें, सीमाएं और भी बढ़ा सकते हैं, तो ये वाला स्टेट दूसरा, इसका मूर्त रूप यानी कि दिखने वाला रूप है, वही दिखने वाला रूप क्या है? सरकार है। जो सरकार हमारी है, गवर्नमेंट है, वो इसी राज्य का दिख रहा रूप है, अलग अलग चीजें नहीं है, ये दिख नहीं रहा है, ये इसका दिखने वाला रूप क्या है? सरकार। तो जहाँ पे चार चीजें होंगी तो हमारा राज्य बन जाएगा, उसी का एक छोटा सा हिस्सा हमारी सरकार है, जो इसको
कॉन्स्टिट्यूशन की भी इतने कॉन्स्टिट्यूशन भी पब्लिक के अनुसार ही चलेगा। जैसे हमने कहा प्रस्तावना में एक शब्द है हम भारत के लोग, तो सॉवरेनिटी किसके पास है? पब्लिक के पास। हम भारत के लोगों के पास सारी शक्तियों का सोर्स कहाँ से है? तो लोग सोवरेन। हाँ, लोग सोवरेन। हमारे यहाँ जो भी कार्य किए गए किसके माध्यम से? लोगों के द्वारा किए। मतलब संविधान संस्था में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि सारे की सारी सॉवरेनिटी किसके पास है? लोगों के पास। तो सरकार हो, चाहे राज्य हो, चाहे संविधान हो, किसके अनुसार संचालित होगा? हम लोगों के अनुसार संचालित होगा। तभी तो देखते हैं कि संविधान संशोधन हो चुके हैं कितने? 106 हमारे हो चुके हैं। 106 ये हमारा आंतरिक रूप से लागू भी हो गया, कोई महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया जाए तो लागू होगा। तो ये इतने संशोधन हो चुके हैं, मतलब संविधान में इतनी गुंजाइश रखी गई कि अगर पब्लिक की कभी जरूरतें बदल जाए तो संविधान उस हिसाब से बदल जाए। तो सॉवरेन कौन है हमारे? पब्लिक। हम सभी लोग सॉवरेन। संविधान है, राज्य है, सरकार, जो सब किसके साथ चलेगी? हम लोगों के साथ। जैसे हम लोगों की जरूरतें राज्य वैसा नहीं, ठीक है। तो अगर सॉवरेन अगर पूछा जाए आपसे तो क्वेश्चन भी अगर आ जाए कि भारत में सॉवरेन है कौन, तो संविधान से भी अगर संविधान का ऑप्शन है और उसमें जनता अगर नहीं है तब तो संविधान लगाएंगे। लेकिन अगर पब्लिक भी अगर मिल जाए, जनता भी अगर मिल जाए, तो संविधान से पहले सॉवरेन कौन है? पब्लिक। प्रस्तावित साफ लिखा हो वी द पीपल ऑफ इंडिया, लिखा हुआ है, यानी कि सारे का सारा संविधान किसके अनुसार चला जाएगा? पीपल ऑफ इंडिया के अनुसार। कल आपका एक डाउट था, वो डाउट क्लियर करते हैं। 211 और 207, फिर हमने इसको देखा भी 211 और 207 का दोनों कुछ जगहों पे दोनों मिल जाते हैं। देखा कुछ दृष्टि आई की कोशिश नहीं होगी, दृष्टि आई थी तो दृष्टि आई का स्टडी मटेरियल को जाके तो 211 को मिलेंगे, कुछ और किताबें होंगी 211 मिलेंगी, लेकिन एनसीईआरटी में आपको 207 मिलेंगे। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि कल आपको ने वो बताया था सदस्य 296 और 89 संविधान सभा में ऐसे सदस्य थे। इन 296 को बांटा गया था, इसमें 292 जो हैं ये तो ब्रिटेन के बाकी के प्रांत जो ब्रिटिश भारत वहां से आएंगे। जो 4 सदस्य हमारे थे ये हमारे ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांतों से आने थे। तो कई बार हो सकता है कि इन्होंने थोड़ा सा टेबल से रिसर्च किया तो यही चीज निकल के हो सकता है ये जो द्वंद्व है इसलिए हो सकता है कि ये 4 सदस्य हो सकता है इसमें शामिल किए हो, ठीक है, इसलिए हो सकता है। कुछ जगहों पे 211 मिलेगा, कुछ जगहों पे 207 है। फिलहाल ऑफिशियली जो एनसीईआरटी के जो बेस बनाते हैं तो अगर मेरे साथ को विवादित है तो क्वेश्चन हो सकता है आपसे ना भी बने, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन बन जाए तो अगर दोनों में से कोई एक विकल्प मिले तब तो कोई डाउट नहीं, लेकिन अगर दोनों मिल जाए तो फिर 207 को आप लोग प्रेफरेंस दे सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी लोगों का बेस होता है, ठीक है। तो आप 207 को प्रेफरेंस दीजिए, लेकिन जब सांसद कोई क्वेश्चन विवादित होता है तो आयोग कोशिश करता है इस क्वेश्चन ना बनाए, फिर बाद में विवाद में क्वेश्चन जल्दी नहीं बना जाते। फिर भी अगर बन जाए और दोनों अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप 207 को प्रेफरेंस दे दीजिए क्योंकि एनसीईआरटी में हमें 207 ही लिखा हुआ और उससे आपको स्टडी मटेरियल 211 के मिल जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी में 207, ठीक है। तो उसको आपको थोड़ा सा सुधार लो, 207 211 क्या लिखा 211 लिखा हुआ है तो उसमें चाहे नोट करके लिख लो कि एनसीईआरटी क्या है 207 तो सही है, ठीक है। ये चीज क्लियर राज्य सरकार वाली तो सॉवरेन अगर माने सॉवरेन किसको मानेंगे? पब्लिक को मानेंगे। इसके आगे होते हैं कल हम लोगों ने जो देखा उसको एक बार रिपीट कर लें फिर आगे बढ़ें। कल उन्होंने वो संविधान सभा के कार्य देखे थे और कार्य के लिए आपको 4 डेट बताई। डेट कौन सी थी? 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946। हाँ नहीं, हमारी प्रस्ताव आप देखिए हमसे क्वेश्चन भी हमारा आया हुआ है, हाँ क्वेश्चन भी हमारा आया हुआ है और जो हमारे संविधान में जिस तरीके से लिखा हुआ है वो भी सॉवरेन पब्लिक को ही माना है, पीपल को ही माना है। भारत को हाँ नहीं पूरी प्रस्तावना पढ़िए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तो कौन कह रहा है? भारत के लोग कह रहे हैं, भारत को कर रहे हैं, उसका भी कर रहे हैं, हाँ कंट्री ही शॉप है तो इसके लिए कर कौन रहा? कर तो हम लोग रहे हैं, इसलिए हम लोग कर रहे हैं कंट्री नहीं क्वेश्चन पूछा गया ठीक है, वो कंट्री किसी के काम कर रही है, कंट्री की व्यवस्था है उसके बाद उसका अभी नाम नहीं है तो कंट्री है किसकी? कंट्री तो हम लोगों से मिलकर बनेगी ना भाई, हम लोगों से कंट्री मिलकर बनेगी, हम अभी किसी के अधीन नहीं है। बहुत सारे आइलैंड्स आते हैं, हाँ वो सॉवरेन तो है लेकिन वो मिल जाएगी
जैसे आप इसमें देखो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के जो भी कानून होते हैं वो आज भी ब्रिटिश संसद में जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की शासन प्रणाली वहाँ के लोगों को छोड़ा छोड़ा जाती है, लेकिन वो है किसके अधीन आज भी ब्रिटेन के अधीन, ठीक है। तो वो एक तरीके से नवोपनिवेशवाद, जो लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, नवोपनिवेशवाद का एग्जाम्पल है। तो जो आप कहना चाहते हैं वो चीज़ अलग है, जो चीज़ आपको कहना चाह रहा है वो चीज़ एक अलग है। यहाँ पे अलग से प्रस्तावना के अंदर एक क्वेश्चन एक बार बना था सर, ईसीएस का क्वेश्चन है, जैसे अगर मान लीजिए स्टेट अगर सॉवरेन है, स्टेट से ऊपर कुछ नहीं है, ये कौन सी परिभाषा आती है? ये मार्क्सवाद की परिभाषा है, मार्क्सवाद क्या है। लेकिन हमारे यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है? हमारे समाजवाद का कॉन्सेप्ट चलता है, और समाजवाद की व्याख्या दो स्तर पे की गई है। डीएस नकारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे यहाँ का समाजवाद दो अर्थों में, सेकुलरिज्म की परिभाषा दी थी और समाजवाद की परिभाषा दी थी। तो दो अर्थों बताया था कि या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। तो हमारे यहाँ का समाजवाद कौन सा बताएगा? पॉजिटिव बताएगा। तो पॉजिटिव जब समाजवाद होता है तो वहाँ पे राष्ट्र थोड़ा सा लिबरल है। हाँ, जो भारत का संविधान है वो उतना ही उस तरीके से जिस अर्थ में हम लोग बाकी के संदर्भ की राज्य की परिभाषा देते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, सर टीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी का क्वेश्चन है, भारत में शक्ति का स्रोत किसको कहते हैं? सब कुछ ऐसा है, जानता है। तो शक्ति का स्रोत का मतलब ही होगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो वही चीज यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जब क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि शक्ति का स्रोत क्या है, तो अगर संविधान और जनता दोनों मिल जाए तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे? तो जनता को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। क्योंकि संविधान भी हमारे किसके मुताबिक चलेगा? जनता के मुताबिक चलेगा। जब कोई चीज़ की हमें जरूरत होगी या किसी चीज़ को हमको हटाना होगा तो जैसी जनता की इच्छा होगी उस हिसाब से शामिल कर लेंगे, उस हिसाब से उसको हटा लेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया आयोग के द्वारा, और आयोग ने आंसर भी जनता ही माना, ठीक है। तो इस हिसाब से हम सर्वोच्च किसको मान रहे हैं? जनता को मान रहे हैं। वो चीज़ यहाँ पे कहने वाले हैं। आप पॉलिटिकल साइंस की शब्दावली में पूछो, ठीक है। हाँ, शब्दावली पूछो। हमारे यहाँ की प्रस्तावना में जिस तरीके से बात लिखी गई और जिस तरीके के आयोग का मानना उस तरीके से मानना। कई बार ऐसा होता है कि आयोग ने कोई क्वेश्चन बना लिया, आयोग ने कोई क्वेश्चन बना लिया, तो आयोग ने उसका जो आंसर मान लिया, मतलब आगे भी वही माना जाता है, ठीक है। तो आप अगर पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से आप जवाब सुनिए, राज्य स्टेट लगा के आगे उसके साथ ना उसके हिसाब से लगा, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल साइंस का बहुत छोटा सा हिस्सा पढ़ते हैं। संविधान जो है ये पूरा पॉलिटिकल साइंस नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब, ठीक है। यहाँ पर लोग अपनी प्रस्तावना के साथ उसको केवल देखें। तो देखो 3 तरीके की हमने 4 डेट देखी थी। एक डेट कौन सी थी? 9 दिसंबर। दूसरी कौन सी है? 11 दिसंबर। अगली कौन सी लगाई थी? 13 दिसंबर 1946। फिर कौन सी लगाई थी? 22 जनवरी 1947। ऐसे 4 डेट बताई थी। चारों डेट में क्या क्या किया गया? 9 दिसंबर को क्या है? आइंस्टाइन किसको? 11 दिसंबर को किसको? राजेंद्र प्रसाद को। 13 दिसंबर को उद्देशिका उसके द्वारा, और 22 जनवरी को इसको स्वीकार कर दिया, ठीक है। तो ये 4 डेट हमारी यहाँ पे हो गई। इसके अलावा और चीजें आगे की देखें। 4 डेट आपको ये ध्यान रखनी है, कुछ चीजें संविधान सभा के लिए और ध्यान रखनी है। अगली डेट आपको ध्यान रखनी है 22 जुलाई 1947, ये डेट ध्यान रखनी है। अगली डेट आपको ध्यान रखनी है 26 नवंबर 1949 ध्यान रखनी है। एक डेट आपको ध्यान रखनी है 24 जनवरी 1950, और एक लास्ट डेट ध्यान रखनी है 26 जनवरी 1950। अच्छा, 4 डेट और ध्यान रखनी है। 4 डेट पहले बताई, 4 डेट यहाँ पे ध्यान रखनी है। इन 4 डेट पे देखो क्या क्या हुआ। 22 जुलाई 1947 की अगर बात करें, इस दिन हमने क्या किया? हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, तो राष्ट्रीय ध्वज है, इस राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया है कब? 22 जुलाई 1947। एक झंडा समिति बनाई गई थी जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में, उनकी सिफारिश पर इसी राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को हमने एक्सेप्ट कर दिया। अगली डेट कौन किया जाती है? 26 नवंबर 1949, जब हम लोग अपनी प्रस्ताव
प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में जो संविधान को एक्सेप्ट करने की जो डेट लिखी हुई है वो कौन सी है? 26 नवंबर 1949। लास्ट आपको लिखा मिलेगा इस डेट को हम अपने संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। मतलब हमारा संविधान कब बन के तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949। तो प्रस्तावना के अनुसार हमारा जो संविधान है, ये संविधान हमारा कब पूरा हो गया, ये कब बन गया? तो हमारा संविधान बन गया 26 नवंबर 1949। लेकिन इस दिन इसको लागू नहीं किया गया। 26 नवंबर को हमने इसको लागू नहीं किया। लागू कब किया है? 26 जनवरी 1950 को। इसको 2 महीने लेट करने की पीछे एक वजह है। उसकी वजह ये इतिहास में पढ़ रहे होंगे, 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन बुलाया गया था। तो अधिवेशन बुलाया गया था लाहौर। 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होगा लाहौर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना एक उद्देश्य घोषित किया था, पूर्ण स्वराज। कि हम पूरी तरीके से क्या है, स्वराज हमारा खुद का राज है, हम अंग्रेजों के लिए काम नहीं करेंगे। इसी अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया। ये हमने यहाँ पे घोषित कर दिया कि हम स्वतंत्र हो गए पूरी तरीके से, अंग्रेजों के अधीन नहीं है। इसी के बाद 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया। तो जो पहला स्वाधीनता दिवस मनाया, ये एक तरीके से यादगार के तौर पे बना है हमेशा। इसीलिए हमने अपना संविधान कब लागू किया है? 26 जनवरी 1950। बन गया हमारा 26 नवंबर 1949 को। चाहते तो लागू कर देते उसी दिन, लेकिन लागू नहीं किया। लागू इसलिए नहीं किया, 2 महीने और रुक जाते हैं। इतने सालों रुके पड़े हैं, 2 महीने और थे, तो 2 महीने और रुक गए। तो 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू कर देंगे। 24 जनवरी 1950 के बाद इससे क्या हो गया? हमारा संविधान लागू हो गया। 26 जनवरी को संविधान हमारा लागू हो गया। 24 जनवरी 1950 की अगर बात करें, इस दिन क्या हुआ? ये संविधान सभा की अंतिम बैठक है। 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में हमने 3 चीजें एक्सेप्ट करेंगी। एक एक्सेप्ट करेंगी राष्ट्रगान, दूसरा हमने एक्सेप्ट किया था राष्ट्रगीत, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने अपने भारतीय गणराज्य का पहला राष्ट्रपति माना। तो 3 चीजें हमारी कब स्वीकार की गई थी? 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। ये जो संविधान लागू हुआ, इस पूरे संविधान को बनाने के लिए तो 299 लोग शामिल थे। आपको बताया था पहले कितने लोग होने थे? 384, लेकिन बाद में विभाजन हो गया तो 90 लोग कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। हमारे यहाँ कितने रह गए? 299 रह गए। इन 299 में से जब संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए जा रहे थे तो सभी लोग उपस्थित नहीं थे। कितने उपस्थित थे? 284 लोग। कितने लोग हस्ताक्षर किए थे? 284 लोगों ने इस संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो 4 डेट आपको उदाहरण दी है। पहली कौन सी? 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया? राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? प्रस्तावना के अनुसार हमारा संविधान इस दिन पूरा हो गया। लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन इसलिए लागू किया गया था क्योंकि 26 जनवरी को हमने क्या किया था? 1930 में अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया। इसीलिए लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। और 24 जनवरी 1950 को क्या है? संविधान सभा की अंतिम बैठक है। इस दिन 3 चीजें, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रपति। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति, इनको कब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? 24 जनवरी 1950। ये 4 डेट यहाँ पे होता है। 8 की 8 डेट याद रहेंगी? एक जगह खुद से देख लो, बेटा आपको देंगे बता दो। पहली डेट 9 दिसंबर क्या किया गया? अस्थायी अध्यक्ष। फिर 11 दिसंबर क्या किया गया? अस्थायी अध्यक्ष। फिर 13 दिसंबर क्या किया गया? तब 4थी डेट 22 दिसंबर क्या कर लिया गया? उद्देश्य का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। 4 डेट बाकी, 4 डेट यहाँ लिखी। पहली डेट कौन सी? 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज। 26 नवंबर 1949 प्रस्तावना के अनुसार संविधान हमारा पूरा हो गया। यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाए कि संविधान प्रस्तावना के अनुसार संविधान को कब अधिनियमित किया गया था? कौन सी डेट लगाइए? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को कुछ मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं, इसीलिए मनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को इस दिन
क्या हुई है? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति को स्वीकार कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ। 4 डेट याद होता है। अगला प्रश्न 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। अगला पॉइंट 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अधिनियमित किया गया, अधिनियमित, अधिनियमित एक्ट के रूप में इसको एक्सेप्ट कर लेना, अधिनियमित किया गया। अगला पॉइंट 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की, संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित हुई, जिसमें राष्ट्रगान, राष्ट्रगान क्या था? जनगण मन, राष्ट्रगीत कौन सा होता है? वंदे मातरम को राष्ट्रगीत होता है। अंतिम बैठक राष्ट्र में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति को स्वीकार किया गया, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति को स्वीकार किया गया। अगला पॉइंट 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया, भारतीय संविधान लागू कर दिया गया। इसके आगे और देखते हैं, अगले संविधान जो हमारा बनके तैयार हुआ है, इस पूरी की पूरी प्रोसेस में कुछ चीजें और आपको ध्यान रखनी है। जो हमारा संविधान के बनने से लेकर लास्ट तक जो पूरा समय लगा है, संविधान बनने का समय ये कितना है? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इतना समय लगा है पूरे संविधान को बनाने में। इस संविधान को लिखने की बात करें तो ये हस्तलिखित है, मतलब ये हाथ से लिखा गया है, किसी व्यक्ति के द्वारा हाथ से लिखा गया, तो लेखक इसको कहते हैं। और इसको लिखा गया है, एक व्यक्ति है, इनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनके द्वारा संविधान हाथ से लिखा गया है। आपसे लैंग्वेज पूछी जाए कि कौन सी भाषा में लिखा गया था? ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, इटैलिक शैली में लिखा है, इटैलिक स्टाइल। इटैलिक स्टाइल मतलब जब लोग मोबाइल में यूज करने के बाद कहीं पे अगर कोई सिलेक्ट करना है, जब सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आता बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन, ऐसे 3 ऑप्शन आते हैं। तो इटैलिक का मतलब ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा तिरछा हो जाएगा, हल्का सा तिरछा में कौन सी शैली होती है? इटैलिक शैली होती है। तो ये हमारा संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अंग्रेजी भाषा में इटैलिक शैली में लिखा है। बाद में इसके ट्रांसलेशन भी किए गए, कई हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन किए गए, लेकिन ये सबसे ऑथेंटिक ट्रांसलेशन हिंदी वाला माना जाता है वो भारत के राजभाषा आयोग का माना जाता है। किया कई लोगों ने है, लेकिन जो भारत के राजभाषा आयोग का है वो हमारा ऑथेंटिक माना जाता है। 3 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखते हैं। एक व्यक्ति का नाम और ध्यान रखना है, उनका नाम है नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने इसकी डिजाइनिंग तैयार की,
डिजाइनिंग बनाई गई है वो किसके द्वारा, नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई है। लेकिन लिखा किसने है, प्रेम बिहारी नारायण राजदाता ने लिखा। और ये पूरा पूरा हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, जो हमारा संविधान लागू हुआ, इसको कहते हैं मूल संविधान। हमारा बेसिक था, मूल संविधान था। इस मूल संविधान में कुछ चीजें शामिल थी। इसमें कुल मिलाकर 395 आर्टिकल थे, 395 हमारे आर्टिकल थे। इसके अलावा और अगर बात करें तो उस समय जो हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, इसमें 8 हमारी अनुसूचियां थी, शेड्यूल 8 हमारी इसमें अनुसूचियां हैं। और कुल मिलाकर इसमें उस समय 22 भाग थे। जो हमारा संविधान उस समय बनके तैयार हुआ, इस संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। तो इस पर कई बार हमारा संशोधन भी हुआ है। तो इस समय भारत के संविधान में इस समय लगभग 460 के आसपास आर्टिकल, एग्जैक्ट वाले आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसा है बहुत से संविधान संशोधन हमारे पेंडिंग में है। तो जो पेंडिंग में है तो कुछ जगहों पर उनके आर्टिकल्स जोड़े जाते हैं, कुछ लोग उनके आर्टिकल्स नहीं जोड़ते हैं। तो ये वाले हमारे अथेंटिक नहीं, लगभग कितने अनुच्छेद है, 460 के आसपास। अनुसूचियों की बात करें तो वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं, 12 आपकी अनुसूचियां हो गई। आज भी 4 हमारी और जोड़ी हुई है। भाग की अगर बात करें, पार्ट कितने हैं, 22 थे, वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में हमारे 25 भाग हैं। आपको सारी अनुसूचियां और लगभग सारे भाग को पता होगा। अनुच्छेद आपके सारे आपसे नहीं पूछे जाते, वो आर्टिकल सबको ध्यान रखने हैं जहाँ पे जरूरी है। तो जहाँ पे जरूरी है तो आपको बताते रहेंगे। अनुसूचियां और भाग आपको सभी पता रखने हैं कि कौन सी अनुसूची में क्या है और कौन से भाग में, क्योंकि पीछे का तो पिछले कुछ सालों से ट्रेंड ये रहा है कि संविधान के आर्टिकल बहुत पूछ रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल एक आर्टिकल दे देगा, दूसरी तरफ मिलाने दे देगा, बताओ कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको मेन आर्टिकल को आपको पता रखने की कौन कौन से आर्टिकल कैसे। कभी कभी तो इतने डीप बना के आर्टिकल पूछे जाते हैं कि उतने आर्टिकल को डीप में जाके पढ़ते हैं, तभी पूछे जाते हैं। किसी बार लाभ के पद को लेके क्वेश्चन बना था, प्रॉफिट ऑफ ये लाभ के पद को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट पद करके कुछ बोलते हैं। आर्टिकल 102 उसके अंदर आर्टिकल पूछे गए, 102 1 102 3 ऐसे करके पूछे गए। तो कई बार क्वेश्चन मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। ठीक है, तो उनकी बात अलग है। मतलब सामान्य सिचुएशन जो कि आपको काफी आर्टिकल इसमें से ध्यान रखने पड़ेंगे कौन कौन से आर्टिकल में क्या है, वो सब हम लोग देख लेंगे। 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं और लगभग 460 अनुच्छेद हैं। जो हमारा मूल संविधान था वहां पर 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। ये जो पूरा संविधान बनाया गया, इसमें सभी लोग एक्टिव रहे। इसके लिए क्या किया गया, लोगों को अलग अलग काम बांट दिए गए थे। तो संविधान में कई समितियां बनाई, कई समितियां ऐसी थी जिनके माध्यम से संविधान में काम किया गया था। इन समितियों के आपको हेड ध्यान रखने हैं कि कौन सी समिति का अध्यक्ष कौन था और कौन सी समिति का कार्य था। जैसे अगर कुछ समितियों को मेन समितियों के बाद सबसे मेन समिति यहाँ पे आ जाती है, इसका नाम है प्रारूप समिति। इसको कहते हैं मसौदा समिति या ड्राफ्ट कमेटी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, उस समिति का क्या नाम था, ड्राफ्ट कमेटी। संविधान सभा का कार्य जो भी लोग कर रहे हैं, उनमें जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, वो ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था, इसी प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किया गया। और इस प्रारूप को बनाने में एक व्यक्ति ने भी मदद की थी, उनका नाम था B.N. राव। आप सभी क्वेश्चन आ जाए, B.N. राव कौन थे, B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। ये हमारे B.N. राव है, एडवाइजर टाइप के। तो संवैधानिक सलाहकार B.N. राव, इन्हीं के सलाह पर संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। किसके द्वारा, प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और कुछ समितियां ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको बताया यहाँ झंडा भी स्वीकार किया गया था, उसके लिए समिति बनाई गई थी, कौन सी है, झंडा समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर J.V. कृपलानी, उनकी अध्यक्षता में एक झंडा समिति बनाई गई थी। और अगर देखें, एक हमारी है संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, यानी कि सेंटर का जितना भी नियम कायदे कानून चलेंगे वो किसके माध्यम से, संघ शक्ति समिति के माध्यम से। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक और बनाई गई थी,
इसको बोलते हैं नागरिकता समिति। नागरिकता समिति, कौन व्यक्ति कैसे करके भारत का नागरिक होगा, किसको नागरिकता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये सब बातें किसके ये दी थी, नागरिकता समिति को। नागरिकता समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे ध्यान रखो, नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक कौन किसको कहते हैं, राष्ट्रपति को कहते हैं, और राष्ट्रपति उस हमारे कौन बन जाएंगे पहले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नागरिकता समिति के हेड कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन ये याद करने के लिए कि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, इसीलिए नागरिकता समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे राष्ट्रपति हैं। ये समिति हो जाएगी। और अगर देखें इसके अलावा आपकी एक और समिति मिल जाएगी, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति को प्रांतों की शक्तियां डिसाइड करती थी। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक समिति और बनाई गई थी, इसको कहते थे रियासती मामलों की समिति। रियासती मामलों की समिति। रियासत किसको कहते थे, जो उस समय के राजा महाराजा थे, उनकी जितने भी राज्य थे उनको क्या कहते थे, रियासत कहते थे। तो इन सभी रियासतों को भारत में मिलाना था, क्योंकि जब कैबिनेट मिशन आया तो कैबिनेट मिशन ने एक सिफारिश दी थी, एक बात कही थी कि जितनी भी रियासतें हैं उनके सामने पहला विकल्प या तो भारत में मिल जाए, दूसरा विकल्प या तो पाकिस्तान में मिल जाए, और तीसरा विकल्प कहीं ना मिलना चाहे तो अपने स्वतंत्र रहे, कुछ भी कर सकते हैं। तो इन लोगों को मिलाने के लिए जो काम सौंपा गया, वो किसको सौंपा गया था, रियासती मामलों की समिति को। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए। रियासती मामलों में सामान्यतः सभी को मिला दिया गया था, 3 छूट गए थे, आप याद पढ़ेंगे तो 3 कौन कौन सी, एक जम्मू कश्मीर, दूसरी हैदराबाद और तीसरी जूनागढ़। ये 3 लोगों ने मिलकर मना कर दिया, बाद में इनको थोड़ा सा फटकार करा गया, तब आगे ये मिल गए। ठीक है, तो ये भी मिल गए थे, मिला सबको दिया गया था लगभग। और ये काम सामान्यतः किसके द्वारा किए गए, भारत के पहले गृहमंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। उनको क्या कहते हैं, भारत का बिस्मार्क। लोग जर्मनी और वहाँ का इटली का एकीकरण पढ़ते हैं, तो जर्मनी और इटली का एकीकरण जितना कठिन नहीं था, उससे ज्यादा कठिन भारत का एकीकरण था। और ये सब काम किसके द्वारा किए गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ये सब तो ये आपको समितियां ध्यान रखनी है, और कुछ बेसिक आपको एक नोट कर दो। उसी के आगे इनको अगला संविधान निर्माण में, संविधान निर्माण में 2 वर्ष, संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। अगला प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे अंग्रेजी भाषा में, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे अंग्रेजी भाषा में इटैलिक शैली, इटैलिक शैली में लिखा था, इटैलिक शैली में लिखा था। नंदलाल बोस, नंदलाल बोस ने, नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान को डिजाइन किया, भारतीय संविधान को डिजाइन किया। तो
वेद बिहारी नारायण रायजादा थे, जिन्होंने एक शब्द एक अतिथि संविधान निर्माण के समय कि सारा का सारा अर्थ लिखेंगे, लेकिन हमें जो है इसके लिए कोई फीस नहीं चाहिए है, पर जितने भी संविधान जितने पन्ने हैं 204 पन्नों का हमारा जो संविधान है, इस संविधान के हर पृष्ठ पर इनका नाम होना चाहिए। और इतनी इनकी तरफ थी, बाकी इन्होंने पूरी की पूरी संविधान लिखने की कोई भी फीस नहीं चाहती। अगला पॉइंट लोग क्या लिखे, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार P.N. राव, वेंद्रनाथ नाथ राव, P.N. राव थे, P.N. राव थे। संविधान सभा ने अलग अलग समितियों, संविधान सभा ने अलग अलग समितियों के माध्यम से, अलग अलग समितियों कमेटी के माध्यम से कार्य किया, अलग अलग समितियों के माध्यम से कार्य किया। समितियां अध्यक्ष समितियां और क्या कहते हैं, पहले को प्रारूप समिति, पहले को प्रारूप समिति, इसको कहते हैं ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति, और इसको मसौदा समिति भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर मसौदा समिति भी मिले तब भी यही है, मसौदा समिति या ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति के लिए। इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरी को झंडा समिति, झंडा समिति, फ्लैग कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन है, जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी, जे.बी. वो एडहॉक थी, दो समितियां बनी हुई, झंडा समिति दो थी, वो एडहॉक है, एडहॉक हमारी परमानेंट नहीं होती थी, ठीक है। दो जैसे एडहॉक मतलब टेम्परेरी, वो थोड़े समय के लिए उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये झंडा समिति इसके जे.बी. कृपलानी, ठीक है। दो झंडा समितियां हैं, जो परमानेंट वाली है उसके जे.बी. कृपलानी है, ऐसे जे.बी. कृपलानी। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो एक मिलेंगे आपको, या तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे, वो एडहॉक है, और केवल झंडा समिति जो है हमारी इसके जे.बी. कृपलानी, वो थोड़े समय के लिए बनी फिर समाप्त हो गई। जैसे हम लोग देखते हैं संसद में हमारी कई समितियां काम करती हैं, तो कुछ एडहॉक समितियां होती हैं, कुछ परमानेंट समितियां होती हैं। हाँ, तो जो एडहॉक अगर पूछी जाएगी उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और ये वाली अगर पूछी जाएगी एडहॉक झंडा समिति पूछी जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और झंडा समिति की अगर पूछी जाए तो कौन हो जाएंगे, तो जे.बी. कृपलानी। वो भी यहाँ पे लिख लो, एडहॉक झंडा समिति, ऐसा कर लो, एडहॉक, एडहॉक मतलब नॉन परमानेंट, एडहॉक फ्लैग कमेटी, इसके भी लिख लो, एडहॉक फ्लैग कमेटी, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, इसके लिख लो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नागरिकता समिति, सिटीजनशिप कमेटी, नागरिकता समिति, नागरिकता समिति के कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जे.बी. कृपलानी के अध्यक्षता में ये समिति और बनाई गई थी, मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति, इसके अध्यक्ष थोड़े समय तक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और फिर कौन रह गए, तो जे.बी. कृपलानी इसके अध्यक्ष हो गए। तो ये समिति ये भी नोट कर लें, नागरिकता का देखो, मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति को जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी, इनकी पत्नी थी सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम बने, इन्हीं की पत्नी है। तो प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति,
राष्ट्रीय संविधान समिति। इसके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बोलो तो रियासती मामलों की समिति, रियासती मामलों की समिति, इसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बोलो तो संविधान सलाहकार समिति, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी कमेटी, संविधान सलाहकार समिति, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी कमेटी, संविधान सलाहकार। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संविधान सलाहकार समिति। कितनी समितियां आपको ध्यान रखनी है जिनके माध्यम से कार्य किया गया। अगला पॉइंट, मूल संविधान में, मूल संविधान में 395 आर्टिकल, अनुच्छेद 395 आर्टिकल या अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, शेड्यूल और 22 भाग, पार्ट, 22 भाग थे। वर्तमान में संविधान में लगभग 460 अनुच्छेद, वर्तमान में संविधान में लगभग 460 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं, और 25 भाग हैं। ठीक है, ये चीजें। अब आज अगर हम सूचियां बात कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में देख लेते हैं। जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा है, इस संविधान सभा के समक्ष कुछ चुनौतियां मौजूद थी। ये चुनौतियां कौन कौन सी थी जिनको हैंडल करते हुए संविधान सभा को आगे बढ़ना। जब आपको क्वेश्चन लिखना है तो इसी को बेस बना के लिखना है, कैसे कैसे क्वेश्चन लिखेंगे। अब लिख के अपने आप लिखने की कोशिश करना कि किस तरीके से लिखेंगे। पढ़ लेना एक बार, पढ़ने के बाद फिर लिखने की कोशिश करना। स्टार्टिंग में क्वालिटी ना भी आ सकती है, ऐसा नहीं कि आज लिखने में आज एकदम सबसे सुपर क्वेश्चन आ जाए, नहीं आएगा, धीरे धीरे करके आएगा, लिखने की कोशिश करना। देखो संविधान सभा की तरफ से चुनौतियां क्या क्या थी। पहली चुनौती तो ये है कि संविधान सभा में इतने लोग शामिल हैं और सब लोगों की विचारधारा, आइडियोलॉजी अलग अलग है, अलग अलग विचारधारा के लोग इसमें मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो गांधीवादी विचारधारा के हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्क्सवादी थोड़ा सा लिबरल यानी कि समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। जो फिलॉसफी में यदि आती है, समाजवाद के बाद अगला चरण कौन सा है, मार्क्सवाद का है। तो दोनों मिले जुले हैं, अलग तो नहीं है। समाजवाद के बाद ही क्या आता है, मार्क्सवाद आता है। तो कुछ लोग गांधीवादी हैं, कुछ मार्क्सवादी हैं, कुछ समाजवादी हैं, और भी कई तरीके की विचारधारा है। सबके सोचने का तरीका अलग अलग है। कुछ पूंजीवादी है। अब अगर पूंजीवादी की अगर बात करें तो पूंजीवादी और समाजवादी एकदम अलग। सिर्फ पूंजीवाद और समाजवाद का मतलब क्या होता है, जैसे जब राज्य मार्केट में किसी तरीके का हस्तक्षेप ना करे उसको क्या कहते हैं, उसको पूंजीवाद कहते हैं। हमें राज्य को कोई मतलब नहीं, स्टेट को कोई मतलब नहीं है कि कितना प्रोडक्शन करना है, कितने में कोई चीज बेचनी है, कौन प्रोडक्शन करे, इससे कोई मतलब नहीं। उसको क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद कहते हैं। ठीक है। और सोशलिज्म यानी कि समाजवाद किसको कहते हैं, जब राज्य लोगों की जरूरत के लिए आगे आ जाए उसको क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मिल जाएगा, हमारी जो योजना चलती है पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है। राशन की दुकानों पर सस्ता राशन मिलता है, ठीक है। तो जैसे मान लिया अगर हम पीडीएस के माध्यम से सरकारी दुकान पे जाते हैं गल्ला लेने के लिए, तो वहाँ पर हमको 2 रुपए और 3 रुपए किलो में सस्ता राशन मिल जाता है। तब क्या इस राशन की कीमत इतनी ही नहीं होगी, इतनी तो नहीं है। मान लिया
चावल की कीमत है मान लिया 30 रुपए किलो, तो एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, मान लिया चावल की कीमत है 30 रुपए किलो, लेकिन मेरी क्षमता नहीं है कि मैं 30 रुपए किलो का चावल लेकर खरीद के खा पाऊँ, तो ऐसे हमें भूखे रहने दिया जाएगा कि हमारी मदद के लिए कोई आ जाएगा, कोई मदद के लिए कोई आएगा। तो अगर हमारी मदद के लिए राज्य आ रहा है, ऐसी व्यवस्था को क्या बोलेंगे, समाजवाद बोलेंगे, तो तरीके बोलेंगे। और अगर राज्य को कोई मतलब हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे भूखे रहो चाहे 30 रुपया वाला लेके रहो, हमें कोई मतलब नहीं, ऐसे को क्या बोलेंगे, ऐसे वो पूंजीवाद। जहाँ बाजार हावी है, जहाँ पर मार्केट हावी है, उसको क्या बोलेंगे, पूंजीवाद। और जहाँ पर राज्य थोड़ा सा हावी हो जाए उसको क्या कहेंगे, समाजवाद। इसी समाजवाद के आगे का स्टेप क्या कहलाता है, मार्क्सवाद कहलाता है। मार्क्सवाद का मतलब होता है जहाँ पर राज्य जैसी कोई शक्ति नहीं है, लोग अपने आप कानून को फॉलो करेंगे, उसको क्या कहते हैं, मार्क्सवाद कहते हैं। ये केवल और केवल एक विचारधारा है, ऐसा पॉसिबल है नहीं। इनका कहने को ये होता है, जैसे मान लिया ऐसे कि हम यहाँ से जा रहे हैं और आगे चौराहे पे पहुंचे, आगे चौराहे पे मान लिया रेड लाइट लगी हुई है, अगर रेड लाइट लगी हुई है तो हम वहाँ पे रुके हैं, अगर रेड लाइट है और अगर लाइट रेड हो गई तो हम वहाँ पर रुके हैं, किसके लिए, किस वजह से रुके हैं कि कहीं आगे बढ़कर कहीं अंदर आप हमारी देर रुक जाए, इसलिए रुके हैं, या किस वजह से रुके कि अगर कहीं जरा सा आगे बढ़े तो चालान है, किस वजह से रुके, चालान की वजह से रुके हैं या अपनी सेफ्टी या अपने अंदर आत्मा की वजह से रुके, चालान की वजह से रुके, ठीक है। डर है राज्य का, एक डर है। दूसरा मान लिया आगे जा रहे सड़क पे हेलमेट, जैसे चौराहा आया उसको हेलमेट से लगा ले, और जैसे चौराहा निकला सीसीटीवी भी कहीं लगे हुए नहीं है, आप कोई सफेद वर्दी वाला पुलिस का जवान भी नहीं खड़ा हुआ है, अब हेलमेट सिर पर से निकालेंगे, पीछे टांगने तो भी बाल बेकार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हेलमेट क्यों पहना, वो हमने राज्य के डर की वजह से पहना, ठीक है। मार्क्सवाद ये कहता है कि एक समय ऐसा आएगा कि लोग राज्य का डर छोड़ देंगे, कानून को अपने आप मानेंगे। ऐसी व्यवस्था लगती है, ऐसी व्यवस्था है नहीं आएगी, ऐसी व्यवस्था शायद कभी नहीं आएगी। और ये ऐसा प्रयास किसने किया था, रूस ने, लेकिन रूस में भी कभी भी ऐसी व्यवस्था आई नहीं। रूस की क्रांति कैसे कहलाती है, मार्क्सवादी क्रांति कहलाती, तो वहाँ पे भी ऐसी व्यवस्था आई नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा है। ऐसे अलग अलग विचारधाराओं के लोग बैठे हुए हैं संविधान सभा में। गांधीवादी विचारधारा के लोग कह रहे हैं कि नहीं, गाँव बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, गांव में कॉटेज इंडस्ट्री होनी चाहिए, छोटे छोटे उद्योग होने चाहिए, उनके माध्यम से चरखा वाले उद्योग होने चाहिए। ऐसे उद्योगों की बात कर रहे कौन, गांधी। पूंजीवादी लोग कह रहे नहीं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाओ। अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं। पहली चुनौती कौन सी है, विचारधारा, सारी विचारधारा को साथ में लेकर चलना है। दूसरी चुनौती इस संविधान सभा के सामने क्या है, लोकतंत्र का कौन सा मॉडल चुना जाए, लोकतंत्र का कौन सा मॉडल चुना जाए। लोकतंत्र के अलग अलग मॉडल हो सकते हैं, जैसे आपको बताया तो शासन प्रणाली का एक सिस्टम बताया था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसको हम कहते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली, और दूसरे को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली। इन दोनों की अगर बात करें तो हमारे यहाँ अपनाई हुई संसदीय शासन प्रणाली गई है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ इसलिए अपनाया गया है क्योंकि हम लोगों को अनुभव किसका रहा है, इसी पार्लियामेंट्री सिस्टम का रहा है। ब्रिटेन का हमारा शासन था, और ब्रिटेन में कौन सा सिस्टम चलता था, यही वाला सिस्टम चलता था। तो हम लोगों को इसी की जानकारी थी, तो हम लोगों ने इसी को अपना लिया। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि इस वाले सिस्टम को ना अपनाकर इसको अपनाएं, क्योंकि सरकार का स्थायित्व हम देखें तो सरकार का स्थायित्व किसमें ज्यादा है, अध्यक्षीय में, ठीक है। इसमें सरकार का स्थायित्व ज्यादा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर इस समय देख लो, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसका पूर्ण बहुमत की सरकार है, मिली सरकार है, मिली सरकार है। नीतीश कुमार और वो आंध्र प्रदेश वाले कौन है, चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने समर्थन दिया, तभी तो सरकार चल रही है। आज अगर नीतीश कुमार का जरा सा मूड मिल जाए, ठीक है, और चले जाए, और उधर से चंद्रबाबू नायडू वो भी चले जाए, तो सरकार बची रहेगी, गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। ये क्यों, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में सरकार यानी कि मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति, लोकसभा। जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक वो बने रहेंगे, जिस दिन बहुमत खत्म उस दिन गए। लेकिन अध्यक्षीय में ऐसा नहीं होता है। तो अगर स्थायित्व की अगर बात करें, स्थायित्व कौन से मिल जाता है, अध्यक्षीय। तो कुछ लोग कह रहे हैं अध्यक्षीय को अपनाओ, कुछ लोग कह रहे हैं संसदीय को अपनाओ। तो ये भी एक चुनौती है, लोगों के सामने चैलेंज है। और अगर बात करें अगला एक इसके सामने चुनौती है, विकास का कौन सा मॉडल अपनाया जाए, विकास का कौन सा मॉडल। कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास के लिए तीव्र औद्योगिकरण का मॉडल अपनाया जाए,
तीव्र औद्योगिकरण का मॉडल बनाया जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है ज़्यादा, अंग्रेज यहाँ से पैसा दे के चले गए हैं, हिस्ट्री में आपको पढ़ते हैं धन की निकासी, ठीक है, यहाँ से पैसा दे के गए हैं, तो जब पैसा इतना ज़्यादा लेके चले गए हैं तो सीधी सी बात है औद्योगिकरण करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो इसलिए या तो लोन ले बाहर से, और लोन लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं तीव्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया, और कुछ लोग कह रहे हैं कि तीव्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया ना अपनाकर पहले किसको प्रमोट करो, ग्रामीण उद्योगों को प्रमोट करो, छोटे छोटे तक गाँव का विकास करो, गाँव का विकास करोगे अपने आप शहरों का विकास हो जाएगा। एक चुनौती ये है इनको साथ मिलने की जरूरत है। और अगली चुनौती कौन सी है, अगली चुनौती है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के बारे में सोचना। अल्पसंख्यक की संख्या सीमित है, तो अल्पसंख्यक लोगों के बारे में सोचना है, इनको साथ लेके चलना है, माइनॉरिटीज है, ठीक है, इनको साथ लेके चलना है, इन्हीं को लेकर, इनके हितों को लेकर ही तो भारत का विभाजन करवा दिया गया। तो जो लोग माइनॉरिटीज के जो लोग यहाँ पर रह गए थे उनके हित में भी सोचना है। कुछ लोग कह रहे थे इनको ज़्यादा इनके लिए किया जाए, कुछ लोग कह रहे हैं इनके लिए कम किया जाए। तो ये सब चैलेंज किसके सामने है, संविधान सभा के सामने। और संविधान सभा ने इन सभी चैलेंजेस से निपटने के लिए जो रणनीति अपनाई थी वो कौन सी रणनीति अपनाई थी, सहयोग एवं समन्वय, कोऑर्डिनेशन। मतलब ये होता है कि बहुमत के आधार पर डिसीजन नहीं लेंगे, बहुमत तो किसका, बहुमत तो बहुसंख्यकों का हो जाएगा, पर बहुमत तो बहुसंख्यकों मेजोरिटी लोगों का है। यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनकी संख्या सीमित है, उनका तो बहुमत होगा नहीं। ऐसे में अगर हर डिसीजन हम बहुमत के आधार पर लेने लगे तो ये वाला काम हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। अगर किसी विचारधारा के लोग ज्यादा हैं तो इन लोगों की बात सुन पाएंगे क्या, नहीं सुन पाएंगे। ऐसा करते हैं बहुमत के आधार पर डिसीजन लेने में हम सहयोग और समन्वय के आधार पर लोगों को समझाएंगे। अगर इन्हीं लोगों में कुछ लोग अगर मार्क्सवादी हैं और कुछ लोग चाहते हैं गांधीवादी, कुछ लोग समाजवादी, कुछ लोग पूर्णकाली, एक्सट्रीम की ओर नहीं जाएंगे कि एकदम इनको एकदम विरोध कर दिया, पूरी तरीके से व्यवस्था कैसी बना ली पूंजीवादी, एक्सट्रीम की ओर नहीं जाएंगे, सब चीजों को मिला के चलेंगे। तो इस तरीके से इस समस्या को सुलझाएगा। अगर कौन सा मूल्य भी चलेंगे, सहयोग और समन्वय। फ्री में भी क्वेश्चन आ जाए इसकी कार्यप्रणाली को लेकर, तो अगर क्वेश्चन है संविधान सभा में जो बहुमत के आधार पर लिए जाते थे तो गलत हो जाएगा कि सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बहुमत के आधार पे नहीं लिए जाते, सहयोग और समन्वय के आधार पे सामान्यता निर्णय लिए। हालांकि कुछ पॉइंट ऐसे थे जहाँ पर हमने बहुमत के आधार पर डिसीजन लिए, लेकिन सामान्यता डिसीजन कैसे लिए गए, सहयोग और समन्वय। सब लोगों को मना किया क्या ऐसा काम करें, ऐसा काम करें, तब ऐसे काम होते। तो कुछ चीजों को आपको ये शामिल करने हैं अपने क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन आपका ये तो अधूरा है, क्वेश्चन में आपके है कि संविधान सभा के गठन से पहले की भी चुनौतियां लिखी है और संविधान सभा के गठन के बाद भी चुनौतियां लिखी है। पहले की चुनौतियां कौन कौन सी हैं आपको बताई थी, कौन कौन सी चुनौतियां हैं संविधान सभा के गठन से पहले, कोई चुनौती बता सकते हैं? ऐसी कोई चुनौती नहीं है संविधान सभा के गठन। पहली चुनौती तो ये हो जाएगी कि अंग्रेज हमारे इतने लंबे समय से शासन कर रहे थे और निरंतर हम लोग जो उनसे कह रहे हैं कि हम आपका कानून नहीं मानेंगे और ये व्यवस्था एकदम स्थापित हो चुकी है, तो एक स्थापित व्यवस्था के सामने इतनी बड़ी डिमांड करना तो छोटी मोटी चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती होगी, बहुत बड़ी चुनौती होगी। 190 साल तक जो व्यवस्था कायम हो गई है उस व्यवस्था के सामने हम इतनी बड़ी डिमांड कर रहे हैं। संविधान सभा छोटी मोटी डिमांड नहीं थी, बहुत बड़ी डिमांड थी। तो संविधान सभा की डिमांड कर रहे बहुत बड़ी चुनौती है, पहली बात। दूसरी चुनौती आप क्या कर सकते हैं, दूसरी चुनौती ये देख सकते हैं कि जितने भी भारत के लीडर थे उनमें स्वयं में आपस में ही जो है एक मत नहीं है। कोई कह रहा है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, कोई कह रहा है वैसा होना चाहिए। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक रिपोर्ट आती है नेहरू रिपोर्ट, याद आएगा आपको, याद करेंगे नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेहरू रिपोर्ट को बनाने से लेकर प्रस्तुत करने तक एकदम ऐसे समझो कि भारतीय नेताओं को आटा दाल के भाव याद आ गए कि कैसे करके नेहरू रिपोर्ट बन जाते हैं। तो चुनौती छोटी मोटी होगी, बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो बनाने से पहले जितनी चुनौतियां थी उसके गठित होने के बाद ये सब चुनौतियां, तो पहले की चुनौतियां लिखो थोड़े शब्दों में, फिर उसके बाद ये चुनौतियां लिखो, उसके बाद इसका समाधान कैसे किया जाता है ये लिखो। और क्वेश्चन सामान्यता अपना पॉजिटिव निष्कर्ष छोड़ना। अगर क्वेश्चन आपसे कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन आपसे निगेटिव आए, क्वेश्चन आप अगर पढ़ के देखेंगे क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज लगेगी ये निगेटिव क्वेश्चन है, लेकिन आपको छोड़ना कहाँ पे, कुछ सामान्यता, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको निगेटिव
सामान्यतः क्वेश्चन कैसे छोड़ते हैं, तो आपको पॉजिटिव छोड़ना है। ठीक, तो अगर ये चुनौती है, खाली चुनौती लिख के नहीं छोड़ना है, चुनौती के बाद आपको समाधान प्रस्तुत करना है कि कैसे करके इसका समाधान किया है। ऐसे नहीं खाली लिख दिया कि हाँ ये चुनौतियाँ थी, बाद ये चुनौतियाँ भी बर्बाद खत्म। ठीक, आपको सिविल सर्वेंट बनने जाना भाई समस्या थोड़ी बनानी है, समस्या का समाधान भी बनाना है। तो इन समस्याओं का समाधान क्या क्या था वो भी आपको, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कल लिख के रहा, उसी का आगे लिखो, उसी का आगे लिखो अगला पॉइंट। लेकिन हेलो संविधान सभा के समक्ष चुनौतियां, लेकिन हेलो संविधान सभा के समक्ष चुनौतियां। पहला पॉइंट, संविधान सभा में अलग अलग विचारधाराओं के लोग, संविधान सभा में अलग अलग विचारधाराओं के लोग उपस्थित थे। सबकी आइडियोलॉजी इतनी अलग अलग थी, जैसे गांधीवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी, पूंजीवादी, अलग अलग विचारधारा के लोग उपस्थित थे। अगला पॉइंट, लोकतंत्र का कौन सा मॉडल, लोकतंत्र का कौन सा मॉडल चुना जाए, लोकतंत्र का कौन सा मॉडल चुना जाए। एक अन्य चुनौती थी, कुछ सदस्य, इसी लिखो, कुछ सदस्य अध्यक्षीय शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कुछ सदस्य अध्यक्षीय शासन प्रणाली, तो कुछ सदस्य संसदीय शासन प्रणाली, कुछ सदस्य अध्यक्षीय शासन प्रणाली, तो कुछ सदस्य संसदीय शासन प्रणाली के समर्थक थे। यही पे थोड़ा सा रुक के एक बार रिपीट करके बता दो, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है, संसदीय में क्या होता है। अध्यक्षीय में क्या होता है, अध्यक्षीय राष्ट्रपति, यहाँ पर शासन का सारे सचिव का वास्तविक प्रमुख होता है, कि सारी जो जितनी भी कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं उनका हेड कौन होता है, वास्तविक में हेड ऑफ स्टेट, और यहाँ पे वो होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे उत्तरदायित्व नहीं होता है, यहाँ पे उत्तरदायित्व होता है। यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर होते हैं, कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, वो हमारी विधायिका लेजिस्लेचर के बाहर से भी आ सकते हैं और अंदर से भी रह सकते हैं। यहाँ पर सभी सदस्य लेजिस्लेचर के अंदर से आए, ठीक है। जितने भी मंत्री हैं वो अनिवार्य रूप से हमारे संसद के सदस्य होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वो मंत्री नहीं रह सकता है। इसका एक अपवाद होता है केवल कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 महीने तक बिना संसद का सदस्य रहे मंत्री रह सकता है, लेकिन 6 महीने में उसको संसद का सदस्य बनना होगा। तो ये हमारा अपवाद हुआ अलग है, वरना सामान्यतः सभी सदस्य जो होंगे उन्हीं में से मंत्री चुने जाएंगे, बाहर से कोई मंत्री नहीं आएगा। इसीलिए इसमें स्थायित्व नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तरदायित्व ज्यादा होता है। अगला पॉइंट, विकास का कौन सा मॉडल अपनाया जाए, विकास का कौन सा मॉडल अपनाया जाए, इसको लेकर विवाद था। विकास का कौन सा मॉडल अपनाया जाए, इसको लेकर विवाद था। कुछ लोग तीव्र औद्योगिकरण,
के समर्थक थे। कुछ लोग तीव्र औद्योगिकरण के समर्थक थे, तो कुछ लोग ग्रामोद्योग के समर्थक, ग्रामोद्योग मतलब जो गांव के उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री, तो कुछ लोग ग्रामोद्योग या कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब कुटीर उद्योग किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? कोई कुटीर उद्योग का कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? कौन सा? हाँ, घर में चटाई वगैरह छोटे छोटे जो कुटीर जो समझता घर में होते हैं, जो देखते हैं कि बाहर मोमो खाने जाएंगे, ठीक है, मतलब मोमो खाने चले गए, तो मोमो खाने के लिए क्या, एक कटोरी में मोमो देती है, तो कटोरी भी बनी क्या, किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री बनी होगी या घर में की बनी होगी? घर में की बनी होगी। हम लोग यूज करते हैं ये मतलब मोमबत्ती यूज करते हैं, कैंडल, तो मोमबत्ती कहाँ बनती है? बहुत बड़ी फैक्ट्री बनी होगी, घर में छोटी छोटी जगह बनी होगी, छोटी छोटी जगह। अभी जाएंगे मिठाई की दुकान पे, मिठाई के डिब्बे में मिठाई पैक करके दे देगा, मिठाई का डिब्बा बनाना कहाँ होना है? घर में छोटी सी मशीन लगा दे, मिठाई के डिब्बे बन जाए। ऐसे काम क्या करती है? कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। इन कॉटेज इंडस्ट्री में ऐसे लोगों को रोजगार मिल जाता है जो किसी वजह से घर से बाहर नहीं जा सकते। या मान लिया कई बार देखा होगा फोटो में, वो कहते हैं नहीं घर की महिलाएं बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब कुछ लोग थोड़ा सा पुरानी विचारधारा के, वो नहीं घर की महिलाएं हमारे बाहर नहीं जाएंगे, तो बाहर नहीं जाएंगे तो ठीक है, घर को उन्हें रोजगार उपलब्ध करा दिया। या मान लिया कोई एकदम दिव्यांग व्यक्ति है, तो वो किसी पर आश्रित रहे, उससे तो ज़्यादा अच्छा उसको कोई ऐसा रोजगार दे दिया जाए, तो उसके लिए कौन सा काम मिल जाता है? कॉटेज इंडस्ट्री। ये बहुत बढ़िया बढ़िया उद्योग होते हैं। इसी को हम लोगों को इसका थोड़ा सा देखने को कौन सा देखने को मिलता है? एमएसएमई इंडस्ट्री। इन्हीं से बड़े बड़े कौन से? एमएसएमई। सबसे छोटी स्तर पे ये, तो थोड़ा सा और बढ़ के चले आएंगे। एमएसएमई हमारे मंत्रालय में चलता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इन्हीं से थोड़े थोड़े बड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों की बात, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों के हितों की बात को लेकर, अल्पसंख्यकों के हितों की बात को लेकर संविधान सभा में, संविधान सभा में एक मत बनाना, सबकी एक राय बनाना, एक मत बनाना कठिन कार्य था। एक मत बनाना कठिन कार्य था, यानी सबको एक मत एक राय में लेके आना एक कठिन कार्य था। क्योंकि सब कुछ लोग कह रहे कि अल्पसंख्यकों को ज्यादा अधिकार दे दिए जाए, कुछ लोग कह रहे अल्पसंख्यकों को कम अधिकार दिए जाए। इसका इस तरीके को देखने मिल जाएगा। एक आरक्षण का जो चलता है, आरक्षण की कई बार डिबेट मिल जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। तो आरक्षण कैसा एक स्टेप है? पॉजिटिव स्टेप है, ठीक है। आरक्षण हमारा पॉजिटिव स्टेप, वो किसी को रोकने के लिए नहीं है, पिछले लोगों को आगे लाने। तो हम लोग देखते हैं हमारे मौलिक अधिकार आगे आर्टिकल 16(4) में आरक्षण वगैरह के काम के लिए बात है। तो ये सब चुनौतियां किसके सामने हैं? संविधान सभा के सामने। अब इसका समाधान ले लो। अगला क्वेश्चन क्या ले लो? संविधान सभा में, संविधान सभा में इन चुनौतियों के समाधान के लिए, इन चुनौतियों के समाधान के लिए सामान्यतः सहयोग एवं समन्वय, कोऑर्डिनेशन, सहयोग एवं समन्वय, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, सहयोग एवं समन्वय का सिद्धांत अपनाया गया, का सिद्धांत अपनाया गया। ये हो गई अपनी संविधान सभा की चुनौती। अब देख लेते हैं हम लोग संविधान में एंट्री करते हैं। संविधान में हमारे क्या है? सबसे पहले देखते हैं कि संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया, तो उसमें जो अनुसूचियां हैं, इन अनुसूचियों में क्या क्या है? सारी अनुसूची आपको पता होनी चाहिए कौन सी अनुसूची में क्या क्या है। तो देखो अगर पहली अनुसूची की बात करें, संविधान की हमारी पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची में क्या कहा गया? पहली अनुसूची में पूरे भारत के बारे में बताया गया। इसमें आपको मिलेगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र,
संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जितना भी हमारा भारत का पूरा एरिया लगता है, उस एरिया के सभी स्थानों, सभी राज्यों वगैरह की जानकारी कौन सी अनुसूची मिलती है? पहली अनुसूची। यही बात यहाँ मिलती है, यही बात भाग 1 में मिलती है और यही बात अनुच्छेद 1 में, ठीक है। यहाँ पर आपके प्रेजेंट में 28 राज्य हैं और हमारे 8 संघ राज्य क्षेत्र यूटी, 28 हमारे राज्य हैं और 8 हमारे संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज हैं। ऐसे करके इन सबकी लिस्ट दी हुई है एक हमारे कहाँ पर? पहली अनुसूची में। और सेम टू सेम यही लिस्ट कहाँ पर दी गई है? आगे, तो अलग नहीं है, सेम ही है। और यही बात करो कहाँ मिल जाएगा वो? अनुच्छेद 1 मिल जाएगा। अनुच्छेद 1 थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसका इसमें है बस मान उसका यही निकल के आएगा। तो यहाँ पे संघ और उसका राज्य क्षेत्र 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्रों की लिस्ट पूरी दी हुई है। ये कहाँ पर मिलेगी आपको? पहली अनुसूची में। इसके बाद अगर दूसरी अनुसूची की बात करें, द्वितीय अनुसूची, तो द्वितीय अनुसूची में क्या कहा गया है? इसमें जितने भी हमारे संघ के प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, प्रमुख पदाधिकारी, इन प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन का प्रावधान कौन से सूचित किया गया है? दूसरे अनुसूची। जैसे कि हमारे जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनको कितना वेतन मिलेगा, कैट को कितना वेतन मिलेगा, या फिर राष्ट्रपति वगैरह जो है उनको वेतन कितना मिलेगा, राज्यपाल वगैरह वेतन कितना मिलेगा, ये सब कौन सी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में, ठीक। इसी के बाद हमारे यहाँ से तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में अगर बात करें तो जितने भी पदाधिकारी होते हैं ये तब तक अपने पद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं जब तक वो अपने पद की शपथ नहीं लेंगे। तो इन सब लोगों जो मेरे पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप तो कौन सी में है? तीसरी अनुसूची। तो यहाँ पर हमारे मिल जाएंगे प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप। कौन सा पदाधिकारी किस फॉर्मेट में शपथ लेगा, ये फॉर्मेट कौन सी सूची में है? तीसरी सूची में हमारा फॉर्मेट बनाया गया है कि ये वाला प्रधानमंत्री किस फॉर्मेट में शपथ लेंगे, कैबिनेट किस फॉर्मेट में लेगा, न्यायाधीश किस फॉर्मेट में शपथ लेगा, ये सब फॉर्मेट कौन सी सूची बताया गया है? तीसरी सूची। इनमें अगर कंफ्यूज हो, कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि दूसरी में वेतन है या तीसरी में वेतन है, या शपथ दूसरी में है या तीसरी में है। ऐसे करके देखो, जैसे मान लिया आप अगर किसी प्राइवेट नौकरी को अगर ज्वाइन करने जाएंगे तो जाते ही सबसे पहले ज्वाइन कर लेंगे या पहले उससे सैलरी के बारे में पूछेंगे? पहले सैलरी के बारे में पूछेंगे कि सैलरी कितनी रहेगी, सैलरी समझ में आएगी, उसके बाद ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या है? पहले सैलरी पूछेंगे, उसके बाद ज्वाइन मतलब शपथ की बात। तो दूसरी सूची में क्या है? वेतन, और तीसरी में क्या है? शपथ। इन दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो सकती है कि कौन सी में वेतन है, कौन सी में शपथ है। कई बार ऐसा हो सकता है कि तुक्के लगाए चले जाए, दूसरी में शपथ, तीसरी में वेतन, अब और तो सही करके चले जाए और घर में वाले उल्टा हो गया है ना। तो ऐसे ध्यान रखो कि पहले क्या है? पहले वेतन की बात करेंगे, उसके बाद ज्वाइनिंग देंगे, मतलब शपथ बाद में लड़ेंगे। पता लगे वेतन बात ना बनी और ज्वाइन कर दिया, महीना भर काम किया और महीना भर सैलरी को पिकअप पकड़ाई, तो ऐसे काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। पहले सरकारी की तो बात है, सरकारी तो ज्यादा ही बेचेंगे। तो यहाँ पहले किसकी बात करेंगे? वेतन, और फिर किसका बात आ जाएगी? शपथ। अगली हमारी कौन सी अनुसूची आ जाती है? चौथी। तो आपको बता रहा जो हमारी संसद है, इस संसद में हमारे 3 अंग शामिल होते हैं। बता दो तीनों अंग कौन होते हैं? पहला कौन सा है? प्रेसिडेंट हो जाएगा हमारा, राष्ट्रपति, ये हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। और दूसरा अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस किसको कहते हैं? राज्यसभा, ये हमारी हो जाएगी अपर हाउस। और लोअर हाउस किसको कहते हैं? लोकसभा। ये हमारे 3 अंग ऐसे करके हो जाते हैं हमारे संसद के। इसमें लोग देखते हैं लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं क्या लोग चुन के भेजते हैं। जैसे हमारे यहाँ से सांसद कौन है? जितिन प्रसाद, उनको चुन के भेजा है। ऐसे करके लोकसभा के सभी सदस्य पहुंच जाते हैं। राज्यसभा की अगर बात करें तो हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट, अमेरिका का कॉन्सेप्ट अलग है। अमेरिका में भी एक अपर हाउस होता है, हमारे यहाँ भी अपर हाउस होता है, क्योंकि हमारे यहाँ के अपर हाउस में उनके यहाँ के अपर हाउस में एक अंतर है। वहाँ के अपर हाउस में ये राज्यसभा नाम ने देखिए, राज्यसभा नाम क्या लगता है कि राज्यों की सभा, ये राज्यों का सदन है। लेकिन सही अर्थों में ये हमारे यहाँ राज्यों का सदन नहीं है, ये हमारे सीनियर मेंबर्स का सदन है। वरिष्ठ सदस्य होते, सीनियर लोग होते हैं, उन लोगों को राज्यसभा के माध्यम से कहाँ भेजा जाता है? संसद में भेजा जाता है। अमेरिका में होता ये है, अमेरिका में 50 राज्य हैं और 50 राज्य में एक राज्य को 2 सीट अलॉट कर दी गई, तो वहाँ के अपर हाउस में कुल मिलाकर 100 सीटें हो जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे हर राज्य के
पहले अलग अलग सीटें अलॉट की गई हैं कि कौन से राज्य से कितनी सीटें आएंगी। तो किस राज्य को कितनी सीटें अलॉट की गई हैं ये कहाँ पे लिखा गया है, ये चौथी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में कहा गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों को अलॉट किया गया है कि उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें होंगी, मध्य प्रदेश की कितनी सीटें होंगी। ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश है कि ना भैया हमारे वैसे 31 है 32 भेज देंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा नहीं कर सकते। अगर 31 अलॉट है तो 31 ही भेज सकते हैं, सब मिलाकर टोटल। तो राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें अलॉट की जाएगी ये कौन सी अनुसूची में लिखा गया है, चौथी पाकना पूरी लिस्ट बनी हुई है सभी राज्यों की कि कौन से राज्य की कितनी सीटें हैं, चौथी। इसके बाद हमारी एक और आ जाती है, एक आ जाती है पांचवी और एक आ जाती है हमारी छठी। ये दोनों अनुसूचियां सामान्यतः शेड्यूल्ड ट्राइब्स से संबंधित है, हमारे आदिवासी लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग होते हैं, उनके लिए संबंधित है पांचवी और छठी अनुसूची। जो छठी अनुसूची है ये फोकस है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट पे। नॉर्थ ईस्ट के हमारे 4 स्टेट हैं, उनमें एक आपको मिलेगा असम, दूसरा मिलेगा मेघालय, तीसरा मिलेगा त्रिपुरा और चौथा मिलेगा मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के जो ट्राइबल एरिया हैं, 4 राज्यों के जो ट्राइबल एरिया जनजातीय क्षेत्र हैं जहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं उनके प्रशासन का प्रावधान कौन सी सूची में, छठी सूची। जैसे आप लोग मूवी में अगर देखते होंगे तो बहुत सी जनजाति सुने भी होंगे, बहुत सी जनजातियाँ ऐसी हैं जो हमारे समाज की मुख्य धारा में भी शामिल रही हैं। जैसे आप लोग अगर अंडमान निकोबार में अगर पहुँचे तो बहुत से द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर हमको जाने की अनुमति नहीं होती। सेंटिनरी जनजाति, कोंग, जोरवे, ये सब ऐसी जनजाति बहुत पिछड़ी जनजातियाँ हैं और वो लोग हम बाहर के लोगों को क्या समझते हैं, अपना शत्रु समझते हैं। जैसे ही पता नहीं उधर से अगर कोई निकल के गया तो अटैक कर देते हैं वहाँ पे। अभी 4-5 साल पहले बार एक अमेरिका का एक नागरिक था वो घूमने आया था, तो सेंटिनरी द्वीप पे पहुँच गया था, तो वहाँ की जनजाति ने उसको मार दिया, अमेरिका का एक नागरिक उसको मार दिया। तो सेंटिनरी जनजाति बहुत हिंसक जनजातियाँ हैं, तो ऐसी जनजातियाँ वो तो बहुत ही हिंसक है। कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जो हमारे समाज की मुख्य धारा में आ चुकी हैं लेकिन अभी भी पीछे हैं, तो ये तो हम लोगों की तरह नहीं हो पाए, लेकिन समझती हैं हम लोगों को, हम लोगों की बात समझती हैं, हम लोगों के सिस्टम को समझती हैं, लेकिन अभी पीछे हैं। तो ये लोग उन पर हम अपना ये जो हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम या हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो भी सिस्टम चल रहा है ये उन पर ऐसे ही ठोक दें या उनको थोड़ा सा अलग सिस्टम पे रखें, तो अलग रखना पड़ेगा क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ अलग हैं, तो उनकी परिस्थितियाँ अलग हैं, तो उनको अलग रखने के लिए प्रावधान कौन से किए गए हैं, छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में 4 राज्य बताए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 राज्यों के जो ट्राइबल एरिया होते हैं यहाँ पर हमारी संसद का कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक इन राज्यों का राज्यपाल अनुमति नहीं दे देता है। और इन 4 राज्यों में जहाँ जहाँ पर ट्राइबल एरिया है वहाँ का प्रशासन चलाने के लिए वहाँ पर एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, वहीं के लोगों के द्वारा संचालित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, बनारस के सांसद इस समय कौन है, बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री कहाँ के सांसद है, बनारस के सांसद हैं, लेकिन है कहाँ से, गुजरात से हैं। और गुजरात से आके और सांसद कहाँ के बने हैं, बनारस के बने। क्यों बने हैं, इसलिए बने गए हैं क्योंकि गुजरात के लोगों में और हम लोगों में कोई अंतर नहीं, हम उनको समझ रहे हैं वो हमें समझ रहे हैं, पूरे सिस्टम हमारा सिस्टम एक ही है, लेकिन इन लोगों के मामले में व्यवस्था अलग है। ये लोग हमें नहीं समझ पा रहे ढंग से, हम इन्हें नहीं समझ पा रहे, तो पता लगे हमारे यहाँ का व्यक्ति वहाँ जाके सांसद बन जाए तो ये लोग तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इन लोगों की एक ऑटोनोमस बॉडी बना दी जाती है, यहाँ का शासन उन्हीं के द्वारा संचालित किया जाता है। ये 4 राज्य आपको ध्यान रखने हैं छठी सूची में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्य। हाँ जो पीपीटी है वो एकदम बहुत हमारी होती है, एकदम बहुत ही पीछे है, वो हमारे वो उनसे थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं। जो पीपीटी वाले हैं उनसे थोड़ा सा सुधर चुके हैं, वो वाले हमारे इसमें उनमें भी कई कैटेगरी होती है। जैसे आप लोग इसमें बंजारा जाति के कुछ लोग होते हैं, ठीक है, और देखते होंगे जैसे आप पता नहीं यहाँ पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आप लोग अगर आगे जाएंगे तो गोहनिया चौराहा नहीं पड़ता है, गोहनिया चौराहे के पास में पहले आप लोग आपने ध्यान कर पहुँचे उनसे कि अगर सड़क के किनारे कुछ लोग डाल के रहते थे, वो क्या बोलते थे, बंजारा जाति के साथ कुछ लोग रहे, मतलब
कुछ हद तक सुधर चुके हैं, मतलब सुधरने का मतलब कुछ हद तक हमारी धारा में आज जो हमारी भाषा समझते हैं, हम लोग के सिस्टम को समझते हैं, लेकिन इतना डेवलप नहीं हो पाए कि हमारे सिस्टम को पूरी तरीके से आप डालें, ठीक। तो उनके लिए थोड़े से अलग व्यवस्था की जा रही है, ये बीच में नहीं आता, ठीक है। उनका तो डेटा ही नहीं रहता सामान्यतः, क्योंकि वो घुमंतु है, जब घुमंतु है, घुमंतु कहने का मतलब है नोमैडिक टाइप, आज यहाँ पर है कल वहाँ पर, उनका कोई एक स्थायी ठिकाना नहीं है, तो उनका संबंध डेटा नहीं हो पाता सरकार के पास, तो उनके लिए सरकार अलग अलग तरीके की योजना देती आती है। ये वाला सिस्टम उनसे अलग है, ठीक है, वो अलग पड़ जाती है, ये वाली हमारी अलग, ये थोड़े से उनसे अलग है, वो वाले हमारे अलग होते हैं। लेकिन जो बिल्कुल ट्राइबल बिल्कुल ही पीछे हैं, जो हमारे सिस्टम को समझते ही नहीं, जैसे बताया जोड़वे, सेंट नदी, उनके लिए सरकार अलग व्यवस्था करेगी। इन 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र है उनका प्रशासन वहाँ के राज्यपाल के अनुसार चला जाता है। हमारे यहाँ का राज्यपाल कमजोर है, कमजोर कहने वाले नहीं, बहुत ही कमजोर है, हाँ इतना कमजोर है कि वो इन राज्यों की अपेक्षा कमजोर है। इन राज्यों के राज्यपाल काफी हद तक ऑटोनॉमस निर्णय ले सकते हैं, हमारे यहाँ के राज्यपाल नहीं ले सकते, तो मंत्रिपरिषद के अनुसार काम करेंगे। बाकी की 5वीं अनुसूची की बात करें तो इन 4 राज्यों को छोड़कर बाकी के 4 जितने भी राज्य हैं वहां पर जितने भी शेड्यूल्ड एरिया हैं, शेड्यूल्ड एरिया यानी चीज वही है, मतलब शेड्यूल्ड पहले तो ट्राइबल लगभग वो चीज वही है। बाकी के राज्यों में जो शेड्यूल्ड एरिया है वहां का प्रशासन चलाने की व्यवस्था कौन सी में है? 5वीं। इन 4 राज्यों को छोड़कर बाकी के अगर किसी राज्य में कोई शेड्यूल्ड एरिया है तो उसका प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? 5वीं सूची में वहां के राज्यपाल। सिस्टम वैसा ही यहाँ पर भी संसद का काम तब तक लागू नहीं होगा जब तक वहां का राज्यपाल अनुमति नहीं करेगा। तो ये 5वीं सूची में इन 4 राज्यों को छोड़कर बाकी 4 राज्यों का प्रावधान कौन सी है? 6वीं। इस बार की आपको 6वीं सूची ध्यान रखनी है, तो 6वीं सूची का वो चर्चा कर रही है पूरे मूवी आई थी 3 इडियट, ठीक है। 3 इडियट के जो आमिर खान ने जिसका रोल किया वो रियल में बोले सोनम वांगचुक कहाँ के हैं? लद्दाख के। तो लद्दाख में अभी बहुत समय तक उन्होंने आंदोलन चलाया था कि लद्दाख को 6वीं अनुसूची में घोषित किया जाए और लद्दाख के लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो अभी किया नहीं गया, लेकिन उसकी चर्चा में आ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें चर्चा में आ जाए उनका आपसे जीएस बेस में क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाए। तो बाई चांस आपसे लद्दाख की को जोड़कर 6वीं अनुसूची पूछ ली जाए, कौन से राज्य है, किस तरीके से सिस्टम चलाया जाता है, ये पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है 6वीं अनुसूची केवल 4 ही राज्य हैं अभी तक, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 4 के अलावा जो 5वां आ जाए उसको हटा दें, 4 ही राज्य यहाँ पे रहें। तो 6 अनुसूचियाँ यहाँ पे हैं, अभी और भी हैं, तो देखिए पहले से संविधान की अनुसूचियाँ, तो संविधान की अनुसूचियाँ। तो प्रथम अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, क्या बोलो 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। राज्यों के नाम तो अपने सब पते हो कौन कौन से हमारे राज्य हैं? 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र को कहते हैं यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र। तो द्वितीय अनुसूची, द्वितीय अनुसूची जिसे देखो प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन का प्रावधान, प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन का प्रावधान। यहाँ पे एक आपको बात ध्यान रखना है कि जो प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन है, यहाँ पे जैसे हमको बाकी के मिलेंगे, राष्ट्रपति को मिलेंगे, राज्यपाल को मिलेंगे, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, सभापति, राज्यसभा के सभापति, सभापति, सबका मिलेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति का नहीं मिलेगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के आपके वेतन भत्ते के प्रावधान यहाँ पे नहीं किए गए हैं। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वो उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं लेता है, उसको वेतन किस रूप में मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, ठीक है। तो उसका काम और कुछ होता ही नहीं, वो केवल क्या करता है? अपर हाउस की अध्यक्षता करता है, राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, तो वेतन भी किस रूप में लेगा? राज्यसभा के अध्यक्ष
के रूप में लेगा, सभापति के रूप में लेगा। तो यहाँ पर उसका नाम नहीं मिलता है, बाकी सबके मिलते हैं। तो प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन अभी आप दिया है, वहाँ पे क्या करना है, प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन। तीसरी अनुसूची यहाँ पे प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप, प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप। और चौथी अनुसूची तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, कौन से राज्य को कितनी सीटें अलॉट की जाएंगी, कौन सी अनुसूची लिखा गया है, चौथी अनुसूची लिखा है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। देखो पांचवी अनुसूची फिक्स शेड्यूल, अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्रों शेड्यूल्ड एरिया के प्रशासन का प्रावधान। और अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास होगा, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति घोषित करेगा कि ये अनुसूचित क्षेत्र है और इसमें सलाह किससे लेगा, उत्तराधिकारी के राज्यपाल से सलाह लेगा। अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल्ड एरिया के प्रशासन का प्रावधान। देखो छठी अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरिया जनजातीय क्षेत्र के ट्राइबल एरिया जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान, के प्रशासन का प्रावधान। ये देखो छठी अनुसूची हो गई। ये और देख लेते हैं अगली वाली कौन सी आ जाती है, सातवीं अनुसूची। सातवीं सूची देखिए, देखो कि भारत का सिस्टम सामान्य परिस्थितियों में कैसा है, फेडरल सिस्टम है। सामान्य परिस्थितियों में फेडरल रहता है, अब विशेष परिस्थिति में कैसा हो जाएगा, यूनिटरी हो जाएगा। इसलिए भारत को क्या कर रहे हैं, तो फेडरल सिस्टम में होता क्या है, फेडरल सिस्टम में सेंटर होता है, केंद्र होता है और यहाँ पर प्रांत होता है। इस तरीके से स्टेट भी हमारे होंगे और सेंटर होगा। तो जब दोनों चीजें होंगी तो दोनों चीजों के बीच में शक्तियों का विभाजन करेंगे कि कौन सा व्यक्ति क्या काम कर सकता है। तो केंद्र के बीच भी कुछ ना कुछ शक्तियां इनको दे दी जाएंगी और यहाँ पर प्रांतों को भी कुछ ना कुछ शक्तियां दे दी जाएंगी। और इसके लिए बीच में क्या आ जाएगा, हमारा संविधान आ जाएगा। लिखित संविधान होता है, उस लिखित संविधान में केंद्र और प्रांतों की शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तो भारत में भी ऐसी शक्तियों का विभाजन किया गया। तो सातवीं अनुसूची में क्या कहा गया है, यहाँ पर केंद्र शक्तियों के वितरण की तीन सूचियां दी गई। शक्तियों के वितरण की तीन सूचियां, तीन लिस्ट बनाई गई है। उन तीन लिस्टों के नाम पर कौन सी लिस्ट है, इनमें एक हमारी लिस्ट है, इसको हम लोग कहते हैं यूनियन लिस्ट। संघ सूची, इसको कहते हैं संघ सूची। दूसरे को हम लोग कहते हैं स्टेट लिस्ट, इसको कहते हैं राज्य सूची। और तीसरी को कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, इसको कहते हैं समवर्ती सूची। ऐसे करके तीन प्रकार की हमारी सूचियां बनाई गई हैं। इन तीनों सूचियों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जैसे संघ सूची में ऐसे विषय दिए गए, लगभग 200 विषय यहाँ पर दिए गए हैं और लगभग 60-62 विषय यहाँ पर हैं और 57 विषय हमारे संपत्ति है। तो एक ऐसा लिस्ट बना दी गई है। संघ सूची में जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। ठीक है, इसमें जितने भी हमारे विषय जैसे कि नागरिकता, विदेश नीति, रेलवे,
संचार, ये सब हमारे किसमें आ जाएंगे? संघ सूची के विषय हैं। तो इसलिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। दूसरी हमारी ऐसी एक लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। इस लिस्ट में जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधानमंडल के पास। तुम्हारा लखनऊ का हमारा विधानमंडल है, हर राज्य में ऐसा होता है। तो राज्य विधानमंडल इस सूची के सभी विषयों पर कानून बनाएगा। जैसे कि पुलिस कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का। लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था कौन सी सूची का विषय है? इसी का। लैंड यानी भूमि कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय। तो इन सभी पर कानून कौन बनाएगा? राज्य का विधानमंडल बनाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट की अगर बात करें तो इसमें भी ऐसे करके कुछ विषय दिए हुए हैं। इन सभी विषयों पे यानी कॉन्करेंट लिस्ट में जो विषय है इसमें कहा गया है कि इस पे कानून संसद भी बना सकती है और इस पे कानून हमारे राज्य के विधानमंडल भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। बस लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर किसी विषय पे कानून संसद ने बना रखा है और राज्य ने भी अगर उसी विषय पे कानून बना दिया और दोनों के बीच एकदम विपरीत वाली पोजीशन है, तो ऐसे में कानून किसका मान लिया जाएगा? संसद का मान लिया जाएगा। जैसे मान लिया संसद ने कोई कानून बनाया, कोई आपराधिक कानून है, क्रिमिनल केस कानून है, और उस क्रिमिनल कानून के लिए संसद ने मैक्सिमम सजा, कोई अगर कानून का उल्लंघन हुआ उसके लिए मैक्सिमम सजा 5 वर्ष की निर्धारित की है, मैक्सिमम है। सेम टू सेम उसी कॉन्करेंट लिस्ट के विषय पे कानून किसने बनाया? राज्य विधानमंडल ने बनाया। इसने मैक्सिमम सजा 5 वर्ष निर्धारित की है, राज्य विधानमंडल ने न्यूनतम सजा 6 वर्ष निर्धारित कर दी। दिक्कत हो जाएगी? हो जाएगी। एक व्यक्ति ने उसी कानून का उल्लंघन किया, अब उसको सजा कौन से कानून की तय दी जाए? मिनिमम 6 वर्ष वाले या मैक्सिमम 5 वर्ष वाले? दिक्कत हो जाएगी? हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में कानून किसका माना जाएगा? संसद वाला, राज्य वाला कानून हो जाएगा समाप्त। तो दोनों लोग कानून बना सकते हैं, बस दोनों के बीच विवाद नहीं होना चाहिए। इसका आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा जैसे कि शिक्षा, ठीक है। शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? कॉन्करेंट। आपकी सीबीएसई बोर्ड भी चलता है, यूपी बोर्ड भी चलता है, दोनों चलते हैं और दोनों की डिग्रियां समान रूप से मान्य है। तो ये हमारा होता है कौन सी लिस्ट में? कॉन्करेंट लिस्ट में। अगर कोई विषय इन तीनों में शामिल नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय, रेजिडुअली पावर्स, अवशिष्ट विषय। तो इस अवशिष्ट विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? ये संसद के पास। यानी कि अगर इन तीनों में शामिल नहीं है तो उस पे कानून कौन बनाएगा? संसद। इसका एक आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा साइबर क्राइम, ठीक है। जब संविधान बना उस समय साइबर क्राइम जैसी कोई चीज ही नहीं रही होगी, तो साइबर क्राइम जैसी कोई चीज नहीं थी, तो तीनों में शामिल नहीं है, तीनों में शामिल नहीं है तो साइबर क्राइम के कानून कौन बनाएगी? संसद। आईटी एक्ट हमारा चलता है, ठीक है। आईटी एक्ट किसने बनाया है? संसद ने बनाया। तो ऐसा कोई भी विषय जो तीनों में शामिल है इसको क्या कहेंगे? अवशिष्ट विषय। ये हमारी कौन सी सूची है? 7वीं सूची। दोनों लोग करते उसी का लिखो 7वीं सूची में शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां। नंबर 1 संघ सूची, यूनियन लिस्ट। संघ सूची, उसके आगे लिखो कानून बनाने का अधिकार संसद के पास। संघ सूची के आगे लिखो कानून बनाने का अधिकार संसद के पास। राज्य सूची, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। तो कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास। कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। देखो दोनों कानून बना सकते, दोनों मतलब है संसद और राज्य विधानमंडल, दोनों ही कानून बना सकते हैं, दोनों ही कानून बना सकते हैं। किंतु विवाद की स्थिति में, किंतु विवाद की स्थिति में
संसद का कानून किंतु विवाद की स्थिति में संसद का कानून मान्य होगा, संसद का कानून मान्य होगा। अगला पॉइंट उसी का ऐसे विषय जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, उन्हें अवशिष्ट विषय रेजिडुअरी पावर्स, उन्हें अवशिष्ट विषय कहते हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। ठीक है, ये आपके सूचियाओं के साथ अभी और बची हुई है, इसके आगे का कल करते हैं। ठीक है, कल अपना एक क्वेश्चन जो दिए इन दो क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करो। ठीक है, और इसके आगे कितना अपना तैयार कर दिया और इतना एक बार रिपीट कर लेंगे, इसके बाद आगे